नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। और पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे वैरायटीज़ ऑफ फूड के बारे में, खेती का प्रारंभ कैसे किया होगा लोगों ने, इसी के साथ पशुओं को कैसे पालने लगे होंगे, डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो ये सब हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके थे। और अब हम बात करने जा रहे हैं उससे अगला टॉपिक जो कि है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, इसका मतलब क्या है? स्थायी जीवन की ओर जो है लोग कैसे आगे बढ़ने लगे, कि वो किस प्रकार से, पहले क्या था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में या पानी की तलाश में घूमते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में समझ आने लगी और वो एक स्थायी रूप से एक जगह पर निवास करने लगे, चाहे वो खेती करने के बहाने हो, चाहे वो पशुओं को पालने के बहाने हो। तो यहाँ पर तो इससे अभिप्राय होता है स्थायी जीवन की ओर। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स, यानी जो पुरातत्व विभाग पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ ऐसी साइट्स पर लोग झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज़होम, जो कि अभी कहाँ पर है, कश्मीर में है, तो वहाँ पर लोग जो थे वो कैसा बनाते थे, पिट हाउस बनाते थे। पिट हाउस यानी वो गड्ढे के नीचे अपना घर बनाते थे। विच वर डग इन टू द ग्राउंड, जो कि क्या होता था, थोड़ा नीचे की ओर होता था, जिसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था एक गर्तवास कहते थे। विद स्टेप लीडिंग इन टू दैम, वहाँ पर नीचे की तरफ सीढ़ियाँ होती थी। दीज में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, तो हो सकता होगा कि उनको ठंड के मौसम में इससे सुरक्षा मिलती हो। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside of the huts. अब इस जो पुरातत्वविद हैं उनको झोंपड़ियों के अंदर भी और बाहर भी दोनों ही जगह पर आग जलाने की जगह मिली है, ऐसी जगह मिली है जहाँ पे वो आग लगाते थे। या तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो मौसम के हिसाब से या तो वो खाना अंदर बनाते होंगे या बाहर कुकिंग करते होंगे। तो ये चीज़ हमें पता चलती है पुरानी चीज़ों को देखकर, पुरातत्वविदों के माध्यम से। अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें, स्टोन टूल्स क्या क्या मिले हैं। तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। अब एक तो घर की बात कर ली हमने कि वहाँ पे कुछ झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। घर जो थे थोड़े गर्तवास वाले होते थे, गड्ढे के अंदर होते थे। अब इसके साथ साथ कुछ पत्थरों के औजार भी मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। इसीलिए क्या है कि कुछ तो हैं जो पूरा पाषाण काल जैसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरा पाषाण काल जो है, जो हमारा जो पैलियोलिथिक काल है उससे थोड़े डिफरेंट है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इस समय को क्या कहा गया है, नियोलिथिक या नव पाषाण। पाषाण से संबंधित, पत्थर से रिलेटेड इनका नाम रखा गया है। दीज इंक्लूड टूल दैट वर पब्लिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। अब ये जो होते हैं ये कैसे हैं, एकदम नुकीले हैं, एक अच्छी सी, हमको क्या कह सकते हैं कि फाइन एजेस देने वाले हैं। एंड मोर्टल्स एंड पिस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड ग्रेन्स। और मोर्टल और पिस्टल का भी यूज़ किया जाता था ग्राइंडिंग करने के लिए, यानी उस समय से ये जो प्रोसेस है वो किया जाने लगा है। तो उसका उपयोग क्यों किया जाता था? अनाज या फिर कुछ पेड़ पौधे, इनको पीसने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और आज भी 1000 ईयर्स के बाद भी हम मोर्टल पिस्टल का यूज़ करते हैं कोई भी अनाज को पीसने के लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टूल्स ऑफ द Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bone. तो हम कह सकते हैं कि जो इस समय के जो औजार थे उनका निर्माण होना, उनका यूज़ होना वो लगातार चलता रहा होगा। और कई बार कुछ औजार जो थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये कुछ स्टोन टूल्स हैं। नाउ मैनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। अब कई बार ऐसे पॉट्स भी मिले हैं जो कि क्या कह सकते हैं, मिट्टी के बने हुए जो पॉट होते हैं वो भी मिले हैं। एंड दीज वर समटाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। तो या तो इनका उपयोग किसी डेकोरेशन में किया जाता होगा या फिर कुछ बर्तन का उपयोग कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता होगा। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। अब उस समय जो लोग थे वो धीरे धीरे इसका उपयोग किस लिए करने लगे थे? बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। Especially grains like rice, wheat and lentils that now become an important part of the diet. तो धीरे धीरे जो लोग थे वो चावल का, गेहूं का और लेंटिल्स को, दलहनों का या कुछ अनाजों का उपयोग करने लगे थे, उनको भी रखने लगे थे, उनका खाना बनाने लगे थे, जो कि आज की जो हमारी डाइट है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है।
इसके अलावा उन्होंने क्या शुरू करा था, उसके अलावा वो कपड़े भी बुनने लगे थे, वीविंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े बुनना शुरू कर दिया, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स बनाने लगे और उन्होंने कॉटन को उगाना शुरू कर दिया, कॉटन से फिर कपड़ों के से संबंधित उन्होंने कार्य शुरू कर दिए। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। अच्छा, ये सारी चीज़ें हुई होगी, कहीं हमको घर के निशान मिले हैं, कहीं पत्थरों के औजार मिले हैं, कहीं हमने देखा कि बर्तनों के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, कहीं खेती की जा रही है, तो क्या ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह हो गई होंगी या हर जगह एक साथ हो गई होंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जगह पर जो मैन और वुमेन है वो सिर्फ शिकार करना या फिर भोजन को कलेक्ट करने का काम ही करते थे। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और दूसरी जगह हो सकता है कि लोगों ने फार्मिंग करना शुरू कर दिया हो, पशुओं को पालना शुरू कर दिया हो। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। तो हम कह सकते हैं कि इतने 1000 ईयर्स में, हज़ारों साल में धीरे धीरे खेती का काम हुआ होगा या पशुपालन का काम हुआ होगा और मौसम के मुताबिक लोगों ने अपने जो प्रोसेस हैं या चीज़ों को बदल बदल के अपने आप को रहे होंगे या अपनी जीविका को चलाया होगा। नाउ व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन से रीति रिवाजों का वो प्रयोग करते होंगे उस समय। सो आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस। अगर हम आर्कियोलॉजी में देखें तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली हमें पता नहीं कर सकती कि उस समय के लोग कैसे रीति रिवाज मानते थे। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। अब अगर हम जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो जो है उन्होंने कुछ ऐसे किसानों पर अध्ययन किया है जो कि क्या है, मुख्य रूप से फार्मर्स की तरह एग्रीकल्चर का काम करते हैं। दे हैव ऑल्सो स्टडी द लाइव्स ऑफ हर्डर्स। इसके अलावा उन्होंने किसकी स्टडी की है, जो पशुओं का पालन करते हैं उनकी स्टडी भी की है। मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप आर कॉल्ड ट्राइब्स। अब बहुत सारे जो ये खेती करने वाले हैं या पशुओं को पालने वाले जो ग्रुप हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्राइब्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जनजाति कहा जाता है। सो स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो certain custom and practices that may be existed earlier as well। तो उनके हिसाब से क्या है कि उनके हिसाब से ये जो फार्मर्स हैं या हर्डर्स हैं ये क्या है, कुछ रीति रिवाज मानते हैं, कुछ कस्टम्स को मानते हैं। तो हो सकता है कि बहुत पहले से ये रीति रिवाज चलते आ रहे हों। तो रीति रिवाज जो है ये कौन मानते हैं, ये ट्राइब जातियाँ जो होती हैं, जनजातियाँ जो होती हैं वो मानती हैं। तो अब हम थोड़ा सा ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं कि जनजातियाँ क्या होती हैं। Usually 2 or 3 generations live together in small settlement और villages। यहाँ पर क्या होता है कि 2 या 3 जनरेशन जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं कुछ विलेजेस में। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। एक परिवार एक दूसरे से परिवार जो होते हैं संबंधित होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक जनजाति या ट्राइब का फॉर्मेशन करते हैं। Members of a tribe follow occupations such as hunting, gathering, farming, herding and fishing। अब ये जो होते हैं लोग जनजाति के, वो या तो शिकार करते हैं या भोजन को कलेक्ट करने का काम करते हैं या खेती का काम करते हैं या पशुपालन का काम करते हैं या मछली पकड़ने जैसे काम पशु जो पेशे हैं वो अपना सकते हैं। यूजुअली वुमन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क। अब यहाँ पर जनजातियों में जो लेडीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का काम करती हैं, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग ऑफ द ग्राउंड। उनका काम क्या होता है, उनका सारा काम होता है कि ग्राउंड को प्रिपेयर करना, सीड को बोना, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन्स को पूरा देखना, और उनका हार्वेस्टिंग तक का जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो लेडीज़ के द्वारा किया जाता है। अब birds and children often look after plants, driving away animals and birds that might eaten them। और जो बच्चे हैं उनका काम क्या होता है, वो पौधों की देखभाल करते हैं, चिड़िया और जानवरों से पौधे की रक्षा करते हैं, उनको दूर भगाने का काम करते हैं ताकि किसी भी फसल को नुकसान न हो। Now women also thresh, husk and grind grain। महिलाएं क्या करती हैं, फसल को काटना, अनाज को कूटने पीसने का काम भी लेडीज़ के द्वारा ही किया जाता है। Men usually lead large herds of animals in search of pasture। अब जो पुरुष हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, बड़े बड़े जो जानवरों के जो झुंड हैं उनको चारा चराने का काम करते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो छोटे जानवरों को ये काम करते हैं, चारा चराने का काम करते हैं। Now the cleaning of animals and milking is done by both men and women। अब जो क्लीनिंग जो है, दूध जानवर की सफाई करना या मिल्क निकालने की जो प्रक्रिया है वो दोनों स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। और
बोथ वुमेन एंड मैन मेक पॉट्स, बास्केट, टूल एंड हट्स। और दोनों ही मनुष्य जो है मतलब मेल और फीमेल जो हैं उनका काम क्या होता है, बर्तन बनाना या छोटी छोटी टोकरियाँ बनाना, कुछ औजार बनाना या झोपड़ियाँ बनाने का काम भी वो साथ करते हैं। इसके साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग, डेकोरेटिंग अपनी हट में करने का ये इनका, इस प्रकार से वो अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। नाउ सम मैन आर रिगार्डेड एज लीडर्स। अब उन्हीं में से कुछ जो लोग होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, लीडर की तरह, नेता की तरह काम करते हैं। दे मे बी ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड और यंग, ब्रेव वॉरियर्स एंड प्रेस्ड। वो हो सकता है कि कोई अनुभवी व्यक्ति हो, कोई वृद्ध हो, कोई नौजवान हो, कोई अच्छा योद्धा हो या फिर कोई पुजारी हो सकता है। ओल्ड वुमेन आर रेस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। वयस्क जो महिलाएं होती हैं उनको उनके ज्ञान के लिए और अनुभव के लिए भी एक अलग से रिस्पेक्ट दी जाती है। नाउ ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन। जो जनजातियां होती हैं इनके अलग ही अलग ही परंपराएं होती हैं, यूनिक कल्चर ट्रेडिशन होता है, उनके अलग लैंग्वेज होती है, उनका म्यूज़िक अलग होता है, उनकी कहानियाँ अलग होती हैं, उनकी पेंटिंग चित्रकारी अलग होती है, उनके अलग अपने देवी देवताएँ होते हैं। So what make tribe different from many other societies you will be studying about is that land, forest, grassland and water are regarded as the wealth of the entire tribe. जमीन, जंगल, घास के मैदान या पानी पूरे उस ट्राइब या कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। इसका उपयोग वो सब एक साथ करते हैं, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता अमीर और गरीब का। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइबल लोग होते हैं वो दूसरी सोसाइटी से थोड़े अलग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अ क्लोजर लुक अ लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब हम बात करेंगे मेहरगढ़ में कैसे जीवन और मृत्यु के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे मृत्यु के बाद क्या प्रोसेस किया जाता था या अभी वहाँ पर और क्या क्या मिला है औजार, तो उन सब के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसा स्तर था, लोग क्या किस प्रकार का फूड को उगाया जाता था या खाया जाता था, कैसी प्रकार की हड्डियाँ वहाँ मिली हैं। तो फाइंड मेहरगढ़ मैप पेज नंबर 14 पे आपको चेक करना है। ये कहाँ पर लोकेटेड है मेहरगढ़? मेहरगढ़ जो है वो ईरान जाने का सबसे मुख्य रास्ता है, जो कि एक फर्टाइल एरिया है, बहुत उपजाऊ एरिया है और एकदम समतल है। अब यहाँ पर सबसे पहले माना जाता है कि लोगों ने क्या किया था, जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी को पालना शुरू कर दिया था इन्होंने। यानी यहाँ पर फार्मिंग का प्रोसेस या फिर हम कह सकते हैं जानवरों को पालने का प्रोसेस जो है वो लोगों ने यहाँ पर सीखा होगा। अब archaeologists who excavated the sites found evidence of many kinds of animals bones from the earliest level। अब यहाँ पर खुदाई में लोगों को बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या है, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग, उनको किसकी, हिरन और सुअर जैसे जानवरों की भी हड्डियाँ मिली हैं, और इसके अलावा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ उन्हें मिली हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखने की बात है कि जो अलग अलग लेवल की क्या बात हुई है, तो जब भी खुदाई की जाती है तो खुदाई में जो सबसे नीचे का लेवल होता है वो, इसका मतलब है कि वो सबसे पुराना होगा। आई बात समझ? और जो लेयर जो ऊपर जो खुदाई में ऊपर ही मिल जाता है, इसका मतलब वो कुछ नवीन टाइम का होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होगा। तो लेयर्स का मतलब यही है कि अलग अलग सतह पर अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे क्या लगता है कि ये जो लोग थे, मेहरगढ़ में पाए जाने वाले जो लोग थे उस समय, वो जानवरों को पालने लगे थे ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्लियर और लेटर लेवल। यहाँ पर ये जो डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम में जो 4th नंबर है, इसका मतलब क्या है कि सबसे नीचे 4th नंबर जो है, यानी ये सबसे पुराना है। हो सकता है कि एक टाइम के बाद धीरे धीरे क्या है, लेयर्स जो हैं वो उसके ऊपर नीचे दब गई हो, जियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो उसके ऊपर वाली लेयर कुछ समय बाद की होंगी, 2 नंबर वाली और बात की होंगी, 1 नंबर वाली और बात की होगी। तो इस चित्र को देखकर आप क्या बता सकते हैं, you can talk about earlier and later levels। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो घर हैं वो भी दिखे हैं। इस प्रकार के घर वहाँ पे होते थे, आयताकार घर जो थे उनकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस एरिया में मिले हैं। तो यहाँ पर कैसे थे, चौकोर या आयताकार घर होते थे और घर में 4 या ज़्यादा कमरे होते थे, और वो हो सकता है तो वो किसके काम आते होंगे, दे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, जो किसी भी ग्रेन्स को स्टोर करने के काम आते होंगे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them। अब हम बात करते हैं डेथ की।
तो उस समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, और इसलिए वो उन लोगों के प्रति बहुत ही सम्मान बताते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे कि जो जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके साथ कुछ सामान को भी रख देते हैं। इसलिए ऐसी कब्रें भी मिली हैं जिसमें कब्र के साथ कोई जानवर को दफनाया गया है। जैसे कि आप ये मेहरगढ़ में ही देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक बकरी और कंकाल है। इसका मतलब क्या है कि एक कब्र है और उसमें मृतक के साथ एक बकरी को भी दफना दिया गया है। संभवतः यूँ होता होगा कि भाई मरने के बाद परलोक में मृतक जो है इसे खाएगा। इस हिसाब से उनको ये नहीं पता था कि मरने के बाद क्या होता है, वो हमें आज भी नहीं पता है। लेकिन उस समय ये लोग यही सोचते थे कि मरने के बाद इसे खाने की कमी ना हो, तो वो कुछ ना कोई सामान साथ में रख देते थे। अब हम एक और वी टेक क्लोजर लुक टू डाउजली हेडिंग। डाउजली हेडिंग क्या है उसको भी आपको मैप में देखना है। ये जो है ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी के बीच की एक पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर कुछ स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि मोटर और पिस्टल से रिलेटेड हैं, जो ग्राइंडिंग से रिलेटेड काम आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोग जो थे वो अनाज उगाने लगे थे भोजन के लिए। इसी के साथ यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइट, अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। यहाँ पर एक जेडाइट पत्थर भी मिला है दाओजली हेडिंग में, जो कि पता चलता है कि उसे चीन से लाया गया होगा। इसी के अलावा एक बहुत ही फॉसिल वुड जो होती है, एक बहुत ही जीवाश्म लकड़ी जो होती है, बहुत पुरानी लकड़ी जो कि बहुत ही सख्त होकर पत्थर ही बन गई है, वो मिली है। इसके अलावा कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ औजार मिले हैं। तो वो सब चीज़ें दाओजली हेडिंग में मिली है। तो इसकी आपको एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए, ये कहाँ है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में जो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है दाओजली हेडिंग। और यहाँ पर क्या क्या मिला है, यहाँ पे मोटर पेस्टल मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जेडाइट पत्थर मिला है। इसके अलावा एक बहुत ही ठोस लकड़ी मिली है। तो ये यहाँ पर हमने देखा है। तो इस चैप्टर के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया। इसी के अलावा यहाँ पर एल्सवेयर में दिया गया है कि आपको एक तो तुर्की को ढूंढना है और बताना है कि वो जो तुर्की है वहाँ पे कहाँ दूर दूर के स्थानों से बहुत सारी चीज़ें लाई जाती थी, उनका उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे सीरिया से वहाँ पे एक पत्थर लाया गया था, लाल सागर से भी कुछ कौड़ियाँ लाई गई थी और कहीं से सीपियाँ लाई गई थी। तो वो सब आपको देखना है, यहाँ पर एल्सवेयर में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।